नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में एक वल्नरेबिलिटी के बारे में जाना था जिसका नाम था CSRF यानी कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। आज के वीडियो में हम उसी वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड एक और नई वल्नरेबिलिटी के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है SSRF यानी कि सर्वर साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सर्वर साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी क्या होती है, कैसे एक्सप्लॉइट होती है, कैसे उसे अटैकर्स यूज़ करते हैं और उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके विक्टिम को टारगेट बनाते हैं, और आखिर में जानेंगे कि कैसे हम सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी को रेमिडिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं SSRF वल्नरेबिलिटी के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अब हम जानते हैं कि SSRF वल्नरेबिलिटी क्या होती है, यानी कि सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी वल्नरेबिलिटी क्या होती है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, अगर कोई अटैकर उसे एक्सप्लॉइट करता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, और उसके बाद जानेंगे कि उसे हम रेमिडिएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि SSRF वल्नरेबिलिटी यानी कि सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी वल्नरेबिलिटी एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है वेब एप्लीकेशन के अंदर, यानी कि एक वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी है जिससे कि अटैकर जो है वो उस वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन सर्वर से, यानी कि जो वेब एप्लीकेशन सर्वर है जो वल्नरेबल है, उसी सर्वर से किसी दूसरे सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है और उस रिक्वेस्ट के थ्रू जो भी डेटा उसे उस आर्बिट्री सर्वर के ऊपर से जो चाहिए डेटा वो मंगवा सकता है। तो यहाँ पे होता यह है एक्चुअली में कि जो अटैकर होता है वो किसी एक सर्वर को, वेब एप्लीकेशन सर्वर को जो कि वल्नरेबल होता है, उसके ऊपर रिक्वेस्ट भेजता है और उस वल्नरेबल सर्वर को कहता है कि तू इस दूसरे सर्वर के ऊपर से मुझे ये डेटा लाके दे। अब ये जो दूसरा सर्वर जो होता है जिसके ऊपर से अटैकर डेटा मंगवा रहा है वो एक्चुअली उस वेब एप्लीकेशन सर्वर से जुड़ा हुआ कोई एक दूसरा सर्वर हो सकता है, जैसे कि डेटाबेस सर्वर हो गया या फिर कोई दूसरा सर्वर हो गया। वो ऐसा कोई सर्वर हो सकता है जो कि वल्नरेबल सर्वर से जुड़ा हुआ हो, और वो सर्वर एक इंटरनल सर्वर भी हो सकता है और एक्सटर्नल सर्वर भी हो सकता है, यानी कि जो वल्नरेबल सर्वर है उसके अंदर के नेटवर्क का ही एक सर्वर हो सकता है, और या फिर दूसरे एक्सटर्नल सर्वर यानी कि कोई इंटरनेट के ऊपर का भी कोई एक सर्वर हो सकता है जिससे कि अटैकर अपना डेटा मंगवा सकता है। तो शायद अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में ना आई हो तो हम उसे एक सिनेरियो के तौर पर समझते हैं एक इमेज की मदद से। तो चलिए मैं आपको इमेज दिखाता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस इमेज की मदद से समझते हैं कि सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक होता कैसे है, अटैकर उसे कैसे परफॉर्म करते हैं, और एक्चुअली इसे सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे इमेज में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये जो अटैकर है वो करना क्या चाहता है कि ये जो विक्टिम सर्वर है उसके ऊपर वो अटैक करना चाहता है। अब यहाँ पे जो विक्टिम सर्वर है वो ये जो आपको क्लाउड दिख रहा है वो क्लाउड एक्चुअली में फायरवॉल इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो क्लाउड है वो फायरवॉल है। तो फायरवॉल की वजह से ये जो अटैकर है, अटैकर जो है वो डायरेक्टली इस विक्टिम सर्वर के ऊपर जा नहीं पा रहा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्ट रिक्वेस्ट इज ब्लॉक बाय द फायरवॉल। तो ये जो क्लाउड जो बना हुआ है, जो फायरवॉल है, वो जो अटैकर का रिक्वेस्ट है डायरेक्ट विक्टिम सर्वर के ऊपर, उसे ब्लॉक कर रहा है। तो अब अटैकर क्या करता है, ये जो विक्टिम सर्वर है उससे जुड़ा हुआ एक वेब सर्वर ढूंढता है, ठीक है, जो कि बाहर से मतलब इंटरनेट से उसे एक्सेस हो रहा हो। तो ये जो वेब सर्वर है उसे वो आसानी से एक्सेस कर पा रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट रिक्वेस्ट जो अटैकर भेजता है वो भेजता है इस वेब सर्वर को, जो वेब सर्वर एक्चुअली में वल्नरेबल होता है SSRF वल्नरेबिलिटी के लिए। अब जैसे ही ये अटैकर जो होता है वो इस वेब सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजता है, वो ये बताता है कि आपको, यानी कि इस वेब सर्वर को ये रिक्वेस्ट भेजता है कि तुझे मेरे लिए इस वेब सर्वर, इस सर्वर के ऊपर से डेटा लेके आना है। देखिए यहाँ पे सेकंड जो रिक्वेस्ट है उसमें लिखा हुआ है वेब सर्वर मेक्स द रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द यूजर। तो एक्चुअली में यूजर ये अटैकर हुआ
और ये वेब सर्वर अटैकर के बिहाफ से इस विक्टिम सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करता है कि मुझे ये डेटा चाहिए। ठीक है, अब थर्ड में क्या होता है कि ये जो विक्टिम सर्वर है वो इस वेब सर्वर को समझता है कि हाँ ये लेजिटिमेट सर्वर है और लेजिटिमेट रिक्वेस्ट मेरे पास आई है। तो थर्ड फेज में ये करता है कि जो विक्टिम सर्वर है वो उस वेब सर्वर को रिस्पॉन्स भेज देता है और रिक्वेस्ट में उसने जो भी डेटा मांगा है, रिक्वेस्ट किया है, उसे फुलफिल करके रिस्पॉन्स भेज देता है। अब फोर्थ स्टेप में होता ये है यहाँ पे कि ये जो वल्नरेबल वेब सर्वर है वो वापस उसी रिस्पॉन्स को जो भी उसने विक्टिम सर्वर से लेके आया है उसी रिस्पॉन्स को वो वापस यूज़र तक यानी कि अटैकर तक पहुंचा देता है और इस तरह से अटैकर के पास इस विक्टिम सर्वर से डेटा पहुंच जाता है। अब यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या, तो ये जो वेब सर्वर है वो एक्चुअली में यहाँ पे सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी से वल्नरेबल है। अब ये जो वेब एप्लीकेशन इस सर्वर के ऊपर रन कर रही होती है वो वल्नरेबल होती है सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी के लिए। और क्योंकि ये जो वेब एप्लीकेशन वेब सर्वर के ऊपर रन कर रही होती है उसमें जो जो डेटा रिक्वायर होता है वो डेटा सारा वो उठाता है इस विक्टिम सर्वर के ऊपर से। तो यहाँ पे इस वेब सर्वर की यानी कि वेब एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा के जो अटैकर है वो विक्टिम सर्वर के ऊपर से जो भी मनचाहा डेटा है वो मंगवा सकता है। अब यहाँ पे सिनेरियो ये है कि ये जो वेब सर्वर है और ये जो विक्टिम सर्वर है दोनों इंटरनल सर्वर है, यानी कि ये जो वेब सर्वर है उसी के इंटरनल नेटवर्क के अंदर ये विक्टिम सर्वर जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ये थर्ड, यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है कि ये विक्टिम सर्वर है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, दूसरे किसी रीजन में या फिर दूसरे किसी बाहर के नेटवर्क में भी ये विक्टिम सर्वर हो सकता है जहाँ से वेब सर्वर उसे रिक्वेस्ट कर सकता है और वहाँ से डेटा मंगवा सकता है। तो SSRF में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों नेटवर्क के ऊपर अटैक हो सकता है। अब यहाँ पे होता यह है कि ये जो वेब सर्वर है जो कि वल्नरेबल है वो अटैकर के बिहाफ से जो भी डेटा है वो रिट्रीव करके ला रहा है विक्टिम सर्वर से, या फिर जो भी कमांड है जो अटैकर ने कहा है उसे परफॉर्म करने के लिए विक्टिम सर्वर के ऊपर वो कर रहा है। इसकी वजह से उसे सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी कहते हैं, यानी कि सर्वर से जो भी रिक्वेस्ट निकल रही है वो फॉर्ज रिक्वेस्ट आ रही है एक अटैकर की तरफ से और उसकी वजह से विक्टिम सर्वर के ऊपर से जो भी डेटा आ रहा है या फिर जो भी कमांड आर्बिट्ररी कमांड एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो सब चीज़ें हो रही है, इसलिए उसे सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक या फिर सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी वल्नरेबिलिटी कहा जाता है। तो हमने अब ये समझ लिया है कि सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी क्या होता है, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी वल्नरेबिलिटी कैसे वर्क करती है बैकएंड के अंदर, कैसे एक अटैकर जो है वो अपने विक्टिम सर्वर तक पहुंच सकता है एक वल्नरेबल सर्वर का फ़ायदा उठा के। तो इस तरह से ये सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी वल्नरेबिलिटी या फिर सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक होता है। और अब हम जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है। ठीक है, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक का इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है विक्टिम सर्वर के ऊपर वो जानेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले ही लिखा हुआ है इम्पैक्ट ऑफ सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला इम्पैक्ट ये होता है कि रिजल्ट इन एक्सेस टू डेटा विद इन ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि ये वेब सर्वर है। ठीक है, तो वेब सर्वर जो भी डेटा ला रहा है वो विक्टिम सर्वर के ऊपर से ला रहा है और विक्टिम सर्वर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ जुड़े हुए जो अलग अलग दूसरे भी सर्वर्स होंगे वहाँ से भी वो डेटा रिट्राइव करके ला सकता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो और भी डेटा छुपा हुआ है या फिर और भी सर्वर्स के अंदर जो डेटा स्टोर किया गया है वो सारा डेटा भी यहाँ पे जो अटैकर है वो एक्सेस कर सकता है। यानी कि जो भी डेटा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जो डेटा है वो सारा एक अटैकर जो है वो उसे एक्सेस कर सकता है। तो ये एक इम्पैक्ट है सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी का। और दूसरा इम्पैक्ट ये है कि आर्बिट्ररी कमांड एग्जीक्यूशन। जी हाँ, आर्बिट्ररी कमांड एग्जीक्यूशन का मतलब होता है रिमोट कोड एग्जीक्यूशन समझ लीजिए। कोई जो अनवांटेड कमांड जो कि सिर्फ इंटरनल नेटवर्क से ही परफॉर्म किए जा सकते हैं किसी भी सर्वर के ऊपर, या फिर एक्सटर्नल किसी अनऑथोराइज पर्सन को
कमांड को एग्जीक्यूट करने की परमिशन ना हो, ऐसे कमांड्स अगर अटैकर ये विक्टिम सर्वर के ऊपर अगर परफॉर्म कर पाता है तो ये भी एक इम्पैक्ट होता है सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी का। यहाँ पे ज़्यादातर यही होता है कि जो अटैकर है वो इस वल्नरेबिलिटी को रिमोट कोड एग्जीक्यूशन के तरफ ज़्यादा फोकस करता है और रिमोट कोड एग्जीक्यूशन के तरफ ले जाता है उसे। तो आई होप कि आपको ये पूरा अटैक का सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि कैसे पूरा अटैक होता है और कैसे उसका फ़ायदा जो है वो अटैकर उठा सकता है और कैसे उसका क्या क्या इम्पैक्ट होता है इसके ऊपर। अब हम जानते हैं कि उसे हम ये मान लीजिए कि हमारी वेबसाइट के अंदर या फिर वेब सर्वर के ऊपर सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, तो हम उसे रेमिडिएट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो मैं आपको अगर बताऊं कि हम इसे रेमिडिएट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने उसका लिस्ट बनाया हुआ है कि कैसे हम उसे रेमिडिएट कर सकते हैं सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक को। तो उसमें सबसे पहला अप्रोच है कि ब्लैक लिस्टिंग बेस इनपुट फिल्टरिंग। अब यहाँ पे जो भी अटैकर है वो कुछ ना कुछ इनपुट करेगा वेब एप्लीकेशन के ऊपर, वेब सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो वो जो इनपुट करेगा उसको हम ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं, यानी कि जो भी आईपी एड्रेस से डेटा रिक्वेस्ट आ रही है उसे हम ब्लैक लिस्टिंग कर सकते हैं कि इस आईपी से हमारे सर्वर के ऊपर या एप्लीकेशन के ऊपर रिक्वेस्ट नहीं आनी चाहिए। जो भी रिक्वेस्ट के अंदर डेटा है जो इनपुट किया हुआ है वो सारा डेटा हम ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स जो आर्बिट्री वर्ड्स है या फिर कमांड्स है वो रिक्वेस्ट के अंदर नहीं होने चाहिए, ये सारी चीज़ें ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। और दूसरा अप्रोच जो होता है वो होता है वाइट लिस्टिंग का अप्रोच। यहाँ पे मैंने दूसरा अप्रोच भी लिखा है, वो है वाइट लिस्टिंग बेस्ड इनपुट फिल्टरिंग। जो भी इनपुट, जैसे कि अब मैंने पहले ही बताया कि कोई आर्बिट्री कमांड रिक्वेस्ट के अंदर आ रहा है या फिर कोई ऐसा मेलिशियस वर्ड रिक्वेस्ट के अंदर छुपा हुआ है और अटैकर भेजने का ट्राई करता है, तो उससे हम वाइट लिस्ट कर सकते हैं कि इन चीज़ों को हमें ब्लॉक कर देना है या फिर हमारी वेब एप्लीकेशन के ऊपर उसे एग्जीक्यूट नहीं होने देना है। तो ऐसी वाइट लिस्टिंग चीज़ें में या फिर इतनी चीज़ें ही हमारे सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ये वर्ड्स जो आए हैं उन्हीं को हम एग्जीक्यूट करेंगे, बाकी के वर्ड्स जो है हम वो ब्लॉक कर देंगे। तो अगर मैं आपको एक बेसिक सा डिफरेंस बता दूं कि ब्लैक लिस्टिंग अप्रोच और वाइट लिस्टिंग अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है, तो ब्लैक लिस्टिंग अप्रोच में हम ये करते हैं कि जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उसे हम ब्लॉक करते हैं, ठीक है। यानी कि जो कमांड्स नहीं चाहिए, जो कीवर्ड्स नहीं चाहिए हमें, जो हमारे सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट हो, वो सारी चीज़ें हम ब्लॉक कर देते हैं। और वाइट लिस्टिंग में क्या करते हैं कि जो चीज़ें हमें एग्जीक्यूट करवानी है उतनी ही हम अलाउ करते हैं, उसके बाहर की कोई भी चीज़ें हम अलाउ नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई इनपुट फील्ड में सिर्फ नंबर एंटर करवाने हैं, तो हम उस जगह पे नंबर्स को ही वाइट लिस्ट कर देते हैं कि 0 to 9 इतने नंबर्स ही सिर्फ वाइट लिस्टिंग किए हुए हैं, तो इतने नंबर ही कोई एंटर कर सकता है, उसके अलावा बाकी की चीज़ें कोई भी कुछ एंटर नहीं कर सकता है। तो इसे वाइट लिस्टिंग अप्रोच कहते हैं। और ब्लैक लिस्टिंग अप्रोच में ये होता है कि मान लीजिए हमें सिर्फ नंबर से इनपुट करवाने हैं, ठीक है, किसी एक जगह पे, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि नंबर के अलावा जो भी चीज़ें आएंगी वो सारी ब्लॉक कर देगा, उसे ब्लैक लिस्टिंग अप्रोच कहते हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है ब्लैक लिस्टिंग अप्रोच और वाइट लिस्टिंग अप्रोच में। ये दोनों अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं या फिर इनमें से कोई भी एक अप्रोच को यूज़ करके हम इनपुट फिल्टरिंग कर सकते हैं। और जो भी आर्बिट्री इनपुट आ रहा है हमारे सर्वर के ऊपर, वेब सर्वर के ऊपर या फिर वेब एप्लीकेशन के ऊपर, उसे हम फिल्टर कर सकते हैं और हमारे सर्वर को या फिर हमारी वेब एप्लीकेशन को सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी से बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी SSRF यानी कि सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी के बारे में। आई होप कि इस वल्नरेबिलिटी के बारे में आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आपको कुछ नई चीज़ें जानने को भी मिली होगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वल्नरेबिलिटी के बारे में जान सके और इसके बारे में सीख सके। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट या फिर कोई भी सजेशन देना हो आपको, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।